नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जब संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी पहुंचे, तो वहां गृह मंत्री अमित शाह का भी फोटो लगा हुआ था। तो जैसे लाल कपड़ा देख करके एक खास नस्ल के लोग बिदक जाते हैं, वैसे ही राहुल गांधी बिदक गए और उन्होंने पूछा कि आपका डिपार्टमेंट क्या ये चलाते हैं? ये बेवजह किया गया एक प्रश्न था जिसका कोई मतलब नहीं था। और इनको ये सवाल तो अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर आप गृह मंत्री के पीछे पड़े हैं दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज की वजह से, तो फिर दिल्ली पुलिस किसके मातहत काम करती है? राहुल गांधी के, या सोनिया गांधी के, या उनकी पार्टी के किसी पदाधिकारी के नीचे काम करती है? तो फिर ये सवाल करने का मतलब क्या था? लेकिन खुद राहुल गांधी और उनकी टीम के जो लोग हैं, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बहुत सारे लोग चापलूस या चमचे या इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो आजकल प्रेस के सामने आते ही अमित शाह के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनके निशाने पर अब अमित शाह ही हैं। और अमित शाह के खुले चैलेंज के बाद संसद से भी ये भाग खड़े हुए थे, जब उन्होंने कहा था कि मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ और मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट में ही बैठा हूँ, वहीं बैठ कर के रोज़ाना अपने काम निपटाता हूँ। संसद को चलाएं, मैं आता हूँ, सारी बातें सुनूंगा और एक एक का जवाब दूंगा। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी कि अमित शाह का सामना कर सकें। लेकिन पवन खेड़ा ने सारी हदें पार कर दी हैं। वो अभी भी अमित शाह को भगोड़ा बता रहे हैं और बहुत अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। एकलव्य सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ जयपुर से। एकलव्य, बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर सर, आपको प्रणाम, आपके दर्शकों को नमस्कार। तो आज नितिन नवीन के नेतृत्व में बनी 65 सदस्यीय कमेटी की पहली बैठक हुई है दिल्ली में। उसमें कांग्रेस के वंदे मातरम पर जो रुख है उसकी निंदा का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा जेनजी से सीधे जुड़ने के लिए खुद नवीन उसमें रहेंगे, स्मृति ईरानी रहेंगी, उसमें हर्ष सांघवी जो गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं वो भी रहेंगे। कई लोगों को उसमें शामिल किया गया है। और शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात तय थी। शनिवार को मुलाकात भी निश्चित रूप से हो चुकी होगी या हो रही होगी जिस समय हम बात कर रहे हैं। तो ये जो तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, देखिए जो कुछ कांग्रेस कर रही है, मेरी नज़र में ये उसकी कुंठा है, हताशा है। और ये एक तरीके से ये स्वीकार कर लेना है कि अमित शाह से वो पार नहीं पा रहे हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे वो एकदम घुटना टेक की स्थिति में पहुंच गए हैं। आपका क्या आकलन है? देखिए सर, सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें बेसिकली हुआ ये है कि मोदी जी का तो जो सर सॉरी, हम लोग हमेशा बात करते हैं, उनकी जो सबसे बड़ी एक ताकत मानी जाती है वो उनका धैर्य है सर, उनका जो पेशेंस लेवल है। तो हमने देखा ही सर जंतर मंतर प्रोटेस्ट में क्या क्या हुआ, लेकिन जो मोदी जी का जो व्यक्तिगत रूप से भी और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी जो उन्होंने धैर्य दिखाया, तो इनको ये तो समझ में आ ही चुका है कि ये कुछ भी कर लें, ये मोदी जी के धैर्य को तो नहीं तोड़ सकते। तो अब सेकंड क्या है सर? सेकंड ये है कि भाई जो थोड़े से आक्रामक दिखाई देते हैं, जो मोदी से जी से थोड़े से जस्ट बात माने जाते हैं, उसको अटैक करके देखा जाए कि क्या यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये मोदी जी को अटैक करने से ज्यादा बड़ी गलती है, क्योंकि मोदी जी के साथ क्या एडवांटेज है कम से कम उनको अटैक करने में, कि मोदी जी जो है सर वो अपने कार्य पे फोकस करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज पे फोकस करते हैं। उनके लिए ज्यादा जरूरी इस तरह की चीजें होती हैं कि जब कोई ग्लोबल क्राइसिस चल रहा हो तो हमारे देश में तेल का संकट नहीं हो, गैस का संकट नहीं हो, दूसरे देशों से अगर कोई ऐसा ही जगह है जहां से कि हमारी अभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम
दूसरे देशों से कैसे साध के अपने लिए बेटर इकोनॉमिक स्थिति बना सके। तो मोदी जी इन चीजों पे फोकस करते हैं। वो पॉलिटिक्स सिर्फ तब करते हैं जब कोई इम्पेंडिंग इलेक्शंस होते हैं, जहां पे, क्योंकि वो ऑब्वियसली सबसे बड़े एक तरह से स्टार कैंपेनर और प्रचारक वो हैं, तो वो जिम्मेदारी वो सिर्फ उस समय पे निभाते हैं। वो बाकी सर ये इस टाइप की चीप पॉलिटिक्स पे के लिए ना उनके पास समय है, और ना आपने देखा होगा सर को, ना राहुल गांधी के बारे में, ना इन लोग की ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी हो जाती है सर कि वो अपने आप को राजा समझ बैठा है, और राजा के बारे में जो असली राजा है वो तो बात भी नहीं कर रहा। तो एक तो ये सर उसको इतना इंसल्टेड फील करते होंगे ये लोग कि मोदी जी से तो ये प्रॉब्लम है। अमित शाह से सर देखिए, इनने जो गलती करी है, अमित शाह इस तरह से ऑपरेट नहीं करते सर। अमित शाह चीजों को याद रखते हैं, संकल्प लेते हैं और रणनीति के साथ काम करते हैं। जब समय आएगा तो ऐसा उल्टा वार होगा कि इन लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये एक तो ये नहीं समझ पा रहे सर। अब दूसरी सर जो आप बात नए जो इनकी नवीन जी के नेतृत्व में जो नवीन टीम है उसकी ये बात करी जाए, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा सर मुझे, जिसमें जिस तरह के लोगों को एक्सपीरियंस मतलब इंक्लूड करा गया है। और मैं हमेशा मानता हूँ सर कि जैसे कई लोग कहते हैं ना कि भाई अब युवा का समय आ रहा है, युवा को आगे करो, ये करो वो करो, लेकिन मुझे लगता है सर कि ये बहुत जरूरी होता है कि आप एक युवा और जो अनुभवी हैं उनका एक राइट कॉम्बिनेशन फॉर्म करो सर। अनुभव भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि युवा होता है, और इसमें हमें जो युवा अनुभवी दिख रहे हैं इस टीम में वो बहुत इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं। एक तो नितिन नवीन जी खुद भी सर, जहां तक कि अगर राजनीतिक सूझबूझ और इन सब चीजों का करा जाए, अभी सर क्या है कि नितिन नवीन जी को लोग उस तरह से शायद इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि एज अ लीडर ऑफ द बीजेपी मोदी जी का जो एक विशाल जो उनका व्यक्तित्व है उसके सामने कोई किसी और को देख ही नहीं पाता। लेकिन नितिन नवीन जी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत लंबे समय से, मतलब यदि कोई अपने 40s में हो और इतनी बार एमएलए रह चुका हो और हर बार जीत के आया हो तो उसे समझ होती है। और अगर ऐसे व्यक्ति को, अगर उस विशाल व्यक्तित्व जिससे तुम कंपेयर करते हो और छोटा सोचते हो, अगर उसने सेलेक्ट करा है तो कुछ तो देखा होगा। सेकंड पार्ट ये है सर कि जो स्मृति ईरानी जी जैसे लोग हैं, हर्ष सांघवी जी जैसे लोग हैं, और भी लोग हैं सर इस तरह के, ये मुझे बड़ा एक अच्छा डिसीजन लगा सर, इसलिए क्योंकि मैं तो सर कभी कभी जो मुझसे जो बीजेपी के नेताओं से जब मैं मिलता हूँ तो सर मैं हमेशा उन्हें एक बात अवश्य कहता हूँ कि जो लोगों को आप देखकर एस्पायर करते हो ना उनके जैसा बनना, जो कि यंग एज में अच्छी पोजीशन पा गए, जैसे कि स्मृति ईरानी हुई या हर्ष सांघवी हुए और इस तरह के संबित पात्रा हुए, इस तरह के जो लोग हैं, तो आप ये अवश्य देखा करो कि जब ये लोग ऑपोजिशन में थे और स्ट्रगल कर रहे थे तो वो क्या करके यहाँ तक पहुंचे हैं जहां पे आप पहुंचना चाहते हो सर। तो आप इन लोगों की सर यदि मतलब जो तथ्य और तर्क के हिसाब से बात कर पाने की, अपनी बात को रखने की क्षमता देखेंगे, जो एक कैरिज्मेटिक स्टाइल ऑफ डिलीवरी होता है वो देखेंगे, ये लोग किस तरह के स्पोक्स पर्सन रहे अपने स्ट्रगल पीरियड में, जनता इनसे क्यों कनेक्ट कर पाती है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है सर। और आने वाले समय में देखिए सर, एक जो हम आरएसएस के समय वगैरह की एक बात करते हैं, अभी भी होती है, लेकिन एक पुराना स्टाइल जो था सर, जो जब दुनिया थोड़े कम डिजिटली कनेक्टेड थी तो एक नुक्कड़ पॉलिटिक्स की बात होती थी सर, कि जगह जगह पे लोग इनके साथ बैठ के और संवाद करते थे, और उसका जो इम्पैक्ट होता था, ये जो नेता जाके मतलब इश्यूज को डिस्कस करना, ये नहीं कि मतलब बीजेपी ने ये कर दिया, वो ये कर दिया, वो कर दिया, इशू को समझाना कि एक्चुअली कोई किसी लॉ की बात हो रही है तो ये बताना कि भाई इस लॉ की इंट्रिकेट डिटेल्स क्या हैं, इसको लाया गया तो इससे क्या फायदा होगा, कोई गलत चीज की डिमांड करी जा रही है तो क्या इससे नुकसान हो सकता है, उसकी इंट्रिकेट डिटेल्स को समझाना। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो सर मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं चीजों से हो सकता है। और कहीं ना कहीं सर अब ये समझना पड़ेगा कि जो मोदी जी अब अपने तीसरे कार्यकाल में हैं, तो अब जिस तरह से आप मतलब ये राहुल गांधी और इन लोगों का रवैया भी देखेंगे, तो ये समझ चुके हैं सर, मतलब बीजेपी के लिए अब जो लड़ाई है, जो मुझे लगता है सर, वो कांग्रेस वोटर्स या जो एंटी बीजेपी वोटर्स हैं उनसे लड़ने का और नैरेटिव बनाने की लड़ाई नहीं है सर, अब अपने वालों को साध कर रखने की भी एक लड़ाई है सर। तो वहां ये और भी ज्यादा जो कम्युनिकेशन होता है सर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे सर कि इस समय पे
अगर हम आजकल की ही बात कर लें तो दो जिस तरह के मुद्दे अभी देश में चल रहे हैं, एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है सीजेपी का और एक तरफ एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट भी चल रहा है सर। तो ये दोनों मुद्दे इंपॉर्टेंट ही हैं सर, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है कि इस देश में एजुकेशन में रिफॉर्म की आवश्यकता है या जो रिजर्वेशन है उसको भी रिस्ट्रक्चर या रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें सेंसिटिविटीज क्या इन्वॉल्व हैं, कौन लोग आपका किस तरह से इसको हाईजैक कर सकते हैं, कई लोग अपनी दुकान चलाने के लिए बस या अपनी पार्टी बनाने के लिए बस इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, इन चीजों को समझाना और इसमें क्या मतलब क्या संवाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है सर। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं सर कि ये जैसे जो रिजर्वेशन जैसी भी जो एक इम्पॉर्टेंट मतलब मुद्दा है, जो इतना सेंसिटिविटी वाला मुद्दा है कि लोग इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते, मुझे लगता है सर कि सरकार को क्रिटिसाइज करना और सरकार के बारे में ये सब बोलने से ज्यादा ये इसमें एक्चुअली रिफॉर्म तब आ पाएगा जब दोनों तरफ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि रिजर्व कैटेगरी के और जनरल कैटेगरी के, जब वो आपस में उसके सारे जो सेंसिबल स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में संवाद एक कायम करेंगे, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा समुद्र मंथन होगा जिससे कि एक्चुअली कुछ अमृत निकल के आ सकता है। अभी जो हाल फिलहाल हो रहा है सर उससे तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह का विष निकल के बाहर आ रहा है। तो ये समझना पड़ेगा सर इस बात को, और इसमें ये टीम बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। ये जो स्मृति ईरानी जी जैसे और हर्ष सांघवी जैसे जो लोग हैं जो धरातल का एक्सपीरियंस लेके आए हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं, मुझे लगता है कि इनके गाइडेंस में जो बाकी की जो टीम फॉर्म हुई है उनको साथ में उनको परफॉर्म करते हुए देखेंगे तो एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी मिलेगा कि भैया इसमें काम किस तरह से करना है, हमें रिसर्च करने की हैबिट किस तरह से डेवलप करनी है, हमें संवाद कायम करने में किस तरह से काम करना है। तो मुझे लगता है सर कि अब थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि थिएट्रिक्स से ज्यादा हम इम्पैक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए ये टीम बनाई गई है। जरा देखते हैं इन लोगों ने तय क्या किया है। 14 से 25 साल के युवाओं को जोड़ेगी बीजेपी। नई टीम जैन जी के बीच युवा संवाद अभियान चलाएगी, जिसके तहत 14 से 25 साल के युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान का मकसद युवा वोटर्स के बीच पार्टी की पहुंच और संपर्क मजबूत करना है, जिसके तहत बातचीत, चर्चा और युवा संवाद जैसे कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रमों के जरिए जैन जी की सोच, उनकी चिंताओं, जरूरतों और उम्मीदों को समझने की कोशिश की जाएगी। युवाओं को बीजेपी नेताओं से सीधे संपर्क करने और अपने मुद्दे रखने का मौका भी दिया जाएगा। कार्यक्रम का शेड्यूल, फॉर्मेट और जगहों की जानकारी जल्द जारी होने की उम्मीद है। फिर ये आगे देखिए, क्यों जरूरी है जैन जी। चुनावी गणित समझ लीजिए, ये भी एक चैप्टर इस अखबार ने दिया है। साल 2027 में 7 राज्यों में चुनाव, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, फिर लास्ट में साल के हिमाचल और गुजरात। तो 22% वोटर जो हैं वो जैन जी के माने जा रहे हैं इन राज्यों में। यूपी, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, मणिपुर, गोवा, इन 7 राज्यों में जो उम्र है 18 से 29 साल की, 22% वोटर हैं। और पिछले चुनाव पर नज़र डालें, आंकड़ों पर नज़र डालें तो इन राज्यों की 940 सीटों में से 257 सीटें, यानी 27% सीटों पर जीत का अंतर 5% या उससे कम रहा था। ऐसे में अगर 18 से 29 साल के वोटर्स में से सिर्फ 5% वोटर भी एकजुट होकर किसी एक पार्टी के पक्ष में वोट करते हैं तो कई सीटों पर मुकाबले का नतीजा बदल सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला किया है। ये कुछ आंकड़े हैं, ये तो आप भास्कर की वेबसाइट पर जाकर के या पोर्टल पर जाकर के भी आप देख सकते हैं। तो ये एक सकारात्मक सोच है, बजाय इसके कि आप जयपुर के किसी गांव में जाइए, वहाँ पर कुछ ऐसे नाटक नौटंकी करिए, वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करिए। बजाय इसके अगर आप सीधे वास्तव में जो जैन जी है, अब इनमें कौन सा जैन जी था जो वहाँ पिट करके आए हैं, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा। जो महिलाएं थी वो भी मुझे नहीं लगता कि 29 साल से कम थी। तो ये
बजाय वास्तव में जैन जी से संपर्क स्थापित करने के प्रहसन ज़्यादा हो रहे हैं, नाटक नौटंकी ज़्यादा हो रही है। और राहुल गांधी कौन सा जैन जी है? 56-57 साल का अधेड़ है, 3 साल बाद सीनियर सिटीजन होने जा रहा है। और पूरी कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को अपने से ज़्यादा काबिल कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता जो थाने पर जाकर के बैठ सके या धरना दे सके। उनको लगता है कि जब तक मैं खुद नहीं बैठ जाऊंगा तब तक कैमरे पहुंचेंगे नहीं और कवरेज मिलेगी नहीं। सर देखिए, राहुल गांधी, मुझे ऐसा लगता है सर कि मैं एक बार पहले आपसे इस बारे में चर्चा कर चुका हूँ। मैं बहुत क्लियर हूँ सर कि राहुल गांधी अभी हाल फिलहाल इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे कि उनको कैसे प्रधानमंत्री बनना है। उनका फोकस इस चीज पे है कि मोदी को कैसे हटाना है और उसके लिए इस देश को कैसे बर्बाद करना है। उनका इस चीज पे फोकस है सर। और देखिए सर, मैं बड़ा क्लियर हूं कि इतिहास गवाह है सर इस बात का कि अल्टीमेटली सक्सीड वही कर पाता है जिसकी सकारात्मक सोच होती है। आपको अपने लक्ष्य को फोकस करना पड़ता है। आप अगर उस पे फोकस करोगे कि दूसरा जो उस लक्ष्य को या संकल्प को लेके चला हुआ है वो कितना बेहतर कर पा रहा है, उसको कैसे बर्बाद कर दूं, तो उसको करने के चक्कर में ज्यादातर लोग सर स्वयं ही बर्बाद हो जाते हैं। वो उसको तो नहीं हिला पाते जो एक संकल्प लेके चला हुआ होता है। तो ये राहुल गांधी जी की कुल मिला के नटशेल में स्थिति लगती है सर मुझे। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है सर कि राहुल गांधी जी को धरातल का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है सर। तो उसके कारण क्या हुआ है सर कि आपने जैसे बताया सर कि 57 साल के लगभग होने को आ रहे हैं वो। और उस 57 साल में सर आपने लगभग 50 साल जो है, आपने एक डायनास्ट की तरह एक एंटाइटल जिंदगी जी हो। आपने कभी एक्चुअली जो हम देख रहे हैं कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा और लोगों के बीच में जाना, अ, अ, जो जिसे कहते हैं, जिन्हें ये लोग वंचित वर्ग कहते हैं, उनसे जाके संवाद करने की, उनके साथ वो फोटोग्राफी करके ज्यादा एक जिसे कहते हैं एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करना, जिसे एक कुछ लोग कहते हैं सर ऐसा कि सड़क की राजनीति करना, धरातल के मुद्दों को उठाना। तो अब जब ये इसका अनुभव नहीं है तो सर उसके कारण क्या होता है कि आप सड़क की राजनीति और सड़क छाप राजनीति में अंतर नहीं समझ पाते। और वही राहुल गांधी कर रहे हैं सर। अब आप देखिए सर कि, और इसमें कुछ गलत नहीं है सर, सड़क की राजनीति तो होनी चाहिए, धरातल के मुद्दे सड़क पे और ये सब। मैं तो हमेशा से मानता हूं कि कांग्रेस भूल ही गई। वो अपने उसका जो पूरा कार्डर है वो भूल गया कि जमीन पे जाके लोगों के मुद्दों को डिस्कस करके समझना और फिर वहां पे उनकी लड़ाई लड़ना, ये कांग्रेस कर नहीं पाई राहुल गांधी के नेतृत्व में, इसीलिए ये आजकल हालात हैं। लेकिन अब क्योंकि एक पूरी जनरेशन ही ऐसी बन गई जो ये कर नहीं पाई, तो उनके पास ये एक्सपीरियंस ही नहीं है करने का। ये यही नहीं समझ पा रहे कि सड़क की राजनीति सड़क पे ही होती है। सदन के पटल से सड़क छाप राजनीति नहीं होती कि आप कुछ चलने ही नहीं दोगे। और सर इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हाँ, ये लोग कह तो रहे हैं एक तरफ कि भाई जो जेन जी है उसको तो कम अक्ल होती है, उसको मतलब कैसे हैंडल करेंगे, ये तो वोट्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा। सर ये कोई इस धरती पे पहली बार ये कोई एज ग्रुप निकल के नहीं आई है सर। ये बहुत समय से, मतलब हर समय पे ये एज ग्रुप रहता है। और उनकी भी जो सहज बुद्धि जिसे हम कहते हैं, वो सर मैं आपको बता सकता हूँ कि मोदी जी के साथ ही है, और इसीलिए सीजेपी का कल इस तरह से स्वागत हुआ था राजस्थान में। तो और हम तो हमेशा बात करते थे ना सर कि एक इंस्टाग्राम पे एल्गोरिथम कायम करके अगर आप ये सोच रहे हो कि ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, तो ठीक है, थोड़े दिन में पता चल जाएगा। और मैंने तो आपसे सर 2 दिन पहले निवेदन किया था कि वो दिन दूर नहीं है जो हमें जब दिखेगा कि सीजेपी की भी वही परिस्थिति होगी जो कांग्रेस के बब्बर शेरों की एआई समिट में हुई थी। तो वही हमें होता हुआ दिखा है सर। तो अल्टीमेटली सर ये तो क्लियर है कि इनकी कोई ग्राउंड रियलिटीज वगैरह से इनका वो जो एक कहते हैं ग्रास रूट कनेक्ट इन लोग को कुछ नहीं है सर। ये परसेप्शन बनाते रहेंगे भारत की छवि को खराब करने के लिए। और जो एक आप बात कर रहे थे सर, वो भी बड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आप कह रहे थे कि जो इनकी कुंठा है और जो इनका फ्रस्ट्रेशन है और ये सब, ये सर अब इस स्तर पे आ चुका है, इतना एलिवेट हो चुका है
कि अब हमें 2-3 कुछ नई चीजें होते हुए दिखी हैं। पहले तो जैसे मोदी के चक्कर में गालियां वालियां तो मोदी को ही देते थे, लेकिन क्रिटिसाइज अभी तक सर ये 2 चीजों को करते थे। एक तो सबसे ज्यादा तो मोदी जी को, और उसके अलावा हमारे संस्थानों को, कि इनकी इमेज को डिटीरियोरेट करा जाए। इलेक्शन कमीशन के लिए, सेना के लिए भी कुछ बोल दिया, ये बोल दिया। इस बार इनने ये एलिवेट करा है सर कि इन्होंने सदन के पटल से देश के प्रधानमंत्री को गाली दे दी। उसके अलावा वोटर्स को भी गाली देके ये मैसेज दे दिया कि अगर तुम मोदी को वोट दे रहे हो, जो मोदी के साथ खड़े हैं वो इडियट हैं, अंधभक्त हैं। और तीसरा जो इनने अपने आप को एलिवेट करा है वो ये करा है कि जो मोदी जी ने भारत का एक तरह से सम्मान पूरे विश्व में कायम करा है, तो उसमें जो दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्षों का उन्हें साथ मिला है, उनको भी सर उन्होंने एक तरह से उनको उनका मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, जो इन्होंने प्रधानमंत्री मेलोनी के लिए जो संदीप दीक्षित के साथ मिलकर किया, तो ये दिखाता है सर कि इनका धीरे 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 किस तरह से फ्रस्ट्रेशन गिरता जा रहा है नीचे। और फाइनली सर ये कितने अनऑर्गेनाइज्ड और अनकोऑर्डिनेटेड है, इसको भी समझना पड़ेगा। ये जो वंदे मातरम वाला जो इंसिडेंट हुआ, आप देखिए कि जब वो सोनिया गांधी ने फाइनली रोक दिया था वहां पे, तो सबसे पहले एक व्यक्ति, और वो दोनों टॉप ब्रास के ही व्यक्ति हैं सर, एक व्यक्ति ने कहा, जयराम रमेश ने, कि अरे वो सोनिया गांधी जी, खड़गे जी इतनी उम्र के में उम्र दराज हैं, तो उनके लिए भाई कुर्सी मंगा रही थी। और वहीं दूसरा आदमी उसी पार्टी का पवन खेड़ा कह रहा है कि कांग्रेस के 1937 के अधिवेशन में ये पास हुआ था और हम तो यही करेंगे। तो इनमें इस लेवल का कोऑर्डिनेशन है, और फाइनली शायद इनने जो भी मतलब जो इनकी मेंटल स्थिति है, इनने ये डिसाइड करा कि भाई हम तो इसको अपोज ही करेंगे। तो ये सर इनसे तो कोई फाइट है नहीं सर बीजेपी की। जहां तक मुझे लगता है इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, और ये टीम इसलिए स्टैब्लिश करी गई है कि कहीं ना कहीं ये चीज आवश्यकता इसकी जरूर है कि जो हमारे वाले हैं, जो मतलब 99% में भी मैं कहूंगा कि वो ऑलरेडी बीजेपी के साथ है, लेकिन कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ इस तरह की चीजें ना हो, कैसे हम उन्हें लगातार उनसे संवाद कायम करके रखें, और हम उनको साध के रखें कि वो मायूस भी ना हो जाएं। तो मुझे लगता है सर कि ये टीम उसमें एक अच्छी भूमिका निभा। जयराम रमेश की छुट्टी होने जा रही है मीडिया डिपार्टमेंट से, क्योंकि मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो चाहते हैं वो तो एक्चुअल में पवन खेड़ा ही कर रहे हैं, और हाथ कंगन को आरसी क्या, सुन लीजिए। या अमित शाह की इतनी औकात हो गई, हैसियत हो गई भगोड़े की, कि सरदार पटेल को राष्ट्र विरोधी कह देगा और ये देश बर्दाश्त कर लेगा? आप मुझे बताइए, कौन बर्दाश्त करेगा सरदार पटेल को, अमित शाह जैसे आदमी का? ये तो चलो गृह मंत्री बन गया है, औकात तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। गुजरात के किसी पत्रकार को बुला लो, वो बता देंगे इनकी असलियत। हाँ, और जो दो नेता इसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, एक ये महाराष्ट्र से हैं, इनके दाईं तरफ जो बैठे हैं, वो भौचक्का हैं कि मुझे अपने साथ बैठा करके ये किस तरह की बात अमित शाह के बारे में कर रहा है। क्योंकि कोई भी इस तरह की बदतमीजी भरी बातें कम से कम देश के गृह मंत्री के बारे में तो नहीं करेगा, और वो भी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सर ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है सर। मतलब आप तो बहुत ज्यादा अनुभवी हैं, लेकिन जितना भी मैंने भी देखा है सर, मतलब कम से कम मैं कह सकता हूँ कि मिड 90s से तो सिंसियरली पॉलिटिक्स को फॉलो करता हूँ। तो मैंने सर कभी ऐसा नहीं देखा सर कि कांग्रेस जब पावर में रही तो किसी भी ऑपोजिशन ने सर इस तरह का बर्ताव किया हो। और अटल जी भी जब पावर में थे सर, तो भी मतलब जो बाकी की ऑपोजिशन थी, मैंने तो इस तरह का बर्ताव कभी नहीं देखा सर। और ये आप देखिए सर, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब ये लोग तय ही कर चुके हैं कि इनकी सोशल मीडिया जो है वो तो सुप्रिया श्रीनेट जैसी कैरेक्टर संभालेगी, और इनकी जो मीडिया का जो पूरा मतलब डिपार्टमेंट है वो एक तरह से पवन खेड़ा उसमें लीड लेंगे। तो आप सोचिए, आप देखिए सर, ये सबसे ज्यादा जो जिसे कहते हैं ना नॉटी कैरेक्टर्स, जो ये लैंग्वेज यूज करने वाली बात है, यही दोनों हैं सर। और इन्हीं दोनों को अगर आप वो भाई सर, एक तो सोशल मीडिया होती है और एक मीडिया होती है, कम्युनिकेशन तो इन्हीं दोनों चीजों से स्टैब्लिश होता है। बाकी राहुल गांधी जी तो अपना खुद काम करते ही रहते हैं, लेकिन
सिर्फ मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई सचिन पायलट जैसा व्यक्ति क्यों नहीं हो सकता ऐसी चीज में। आप मुझे बताइए सर, क्योंकि राजस्थान से ही हैं सचिन पायलट जी। मैंने सर उनको कोई ऊंच नीच करते हुए और मतलब घटिया स्तर की बातें करते हुए नहीं देखा। हालांकि मैं सर मतलब बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि आई एम अ सचिन पायलट सपोर्टर। मैं कतई नहीं हूँ। मैं ऐसे किसी व्यक्ति के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता जो ऐसी पार्टी के साथ खड़ा है जिसका नेता देश के प्रधानमंत्री को सदन के पटल से गालियां निकालता है। तो मैं बड़ा क्लियर हूँ और ये गलती नहीं करनी चाहिए लोगों को। लेकिन फिर भी कम से कम एक जो आप कल्चर प्रमोट करना चाहते हो, एक कम्युनिकेशन का जो स्तर रखना चाहते हो, सीरियस पॉलिटिक्स अगर देश में चाहते हो, भाई भ्रष्टाचार के चरम पे कांग्रेस पहुंच गई थी, जिसकी वजह से कांग्रेस को ऐसा मतलब भ्रष्टाचार और ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी, टेररिज्म का जो हाल हो गया था कि जनता इतनी त्रस्त हो गई थी कि आज तक उसकी एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, जो सेकंड यूपीए का कार्यकाल था। फिर भी सर आप मुझे एक इंसिडेंट बताइए जिसमें आप मतलब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को तो छोड़ दीजिए, किसी और के लिए भी किसी ने इस तरह की लैंग्वेज यूज करी हो बीजेपी से या आम जनता ने। सर आप कितने लोगों को जानते हैं कि मेरे आपके मिलने वालों में भी किसी ने मनमोहन सिंह को इस तरह की गालियां दी हो सर, या बोला हो कि अरे उस भगड़ों को उसकी औकात क्या है और ये क्या है, बौना आदमी है। ये कोई स्तर है सर? ये तो मैं आपको बता रहा हूं ना सर कि इनका तो दो ही चीजें हैं। ये देश की रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहते हैं, जो हमारे राजनीतिक संवाद और शिष्टाचार की जो परंपरा इस देश में रही है उसको बर्बाद करके देश की रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहते हैं। और साथ में इनका यह है कि भाई हम नहीं तो कोई नहीं वाला जो एटीट्यूड होता है ना सर, ये इस तरह से है कि भाई मतलब हम इस तरह से करते रहें तो ये थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए तो और भी लोग मोटिवेट होंगे इसी तरह का करने के लिए, तो उससे थोड़ा माहौल और खराब हो जाए। इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं सर। और चलते-चलते ज़रा वो सीन भी मैं दिखा देता हूँ दर्शकों को, जब थाने में पुलिस अधिकारी से राहुल गांधी अमित शाह की तस्वीर की तरफ हाथ करके पूछ रहे हैं और वो पुलिसकर्मी, वो पुलिस अधिकारी राहुल गांधी की तरफ देख भी नहीं रहा, जवाब देना तो दूर की बात है। डिपार्टमेंट आपके इंचार्ज हमेशा नहीं है, डिपार्टमेंट को अच्छा बुलाते हैं तो फिर उनकी फोटो नहीं आया, आपके इंचार्ज हमेशा नहीं है। उस पुलिसकर्मी ने कोई जवाब ना दे करके राहुल गांधी की तरफ ना देख करके ये बता दिया कि तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की अब हैसियत क्या है। नहीं सर, मुझे लगता है इसके साथ में ये भी बता दिया कि राहुल गांधी कितने अनसीरियस पॉलिटिशियन है, कि भाई तुम इस तरह का सवाल पूछ रहे हो जिसका मैं मतलब जिस पे ध्यान देना भी उचित नहीं समझता। तो ये भी साथ में दिखा दिया कि तुम कोई इम्पैक्ट की बात करने नहीं आते हो, तुम रेटोरिक्स के लिए आते हो। जो भी तुम्हारा आंदोलन और यहाँ पे आके जो तुम्हारा मुद्दा है वो सिर्फ रेटोरिक्स के लिए है, और उसमें जो तुम बातें या मुद्दे रेस करते हो वो इतनी अनसीरियस है कि उस पर मैं क्या ही रिस्पॉन्ड करूं। तो ये भी दिखाई दे रहा है सर सामने। और वहां 2-3 कैमरामैन को लेकर के घुसे हैं उससे जब बात सर कर आप रहे हैं। बताओ सर। 2-3 एंगल से वो फिल्माया जा रहा है। बिल्कुल सर। बहुत-बहुत धन्यवाद एकलव्य आपका जुड़ने सर के लिए और सर बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी टिप्पणी करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम नमस्कार। सर। जय श्री राम। जय श्री राम।